हेलो क्लास 8 के सुपरस्टार्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि कुछ कंट्रीज के पास बहुत सोना है, कुछ कंट्रीज के पास तेल है, कुछ के पास गैस है, और फिर भी कहीं कहीं पर कुछ लोग गरीबी में जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम सीखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेस का अगर हम कैसे अच्छे से उपयोग करें तो वो ब्लेसिंग बन जाते हैं, और कहीं कहीं पर कुछ अगर हम गलत तरीके से उपयोग करेंगे, उसका यूज करेंगे, तो वो हमारे लिए कर्स भी बन जाते हैं। तो देखते हैं हम इस चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि नेचुरल रिसोर्स कब कर्स बन जाते हैं, किस किस स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किस किस स्टेट में क्या क्या एक्शन लिए जिनकी वजह से वहां पर सब चीज फिर से सही हो रही है। और कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि मैम नोट से पढ़ाइए, चैप्टर से नहीं पढ़ाइए। तो यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन करने के बाद, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद आपको नोट से भी वन शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगी, और एक वीडियो आएगी जिसमें आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ होंगे। तो आप बने रहिए मिस्टी क्लासरूम के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको सब तरीके से सब कुछ मिलने वाला है, एकदम मिस्टी क्लासरूम के फन स्टाइल में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए बच्चों, नेचर है, नेचर में क्या, किस नेचर को क्या पता कि कौन सी कंट्री कहां से शुरू है, कौन सा स्टेट कहां से शुरू है, उसने तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी, उसकी वजह से भी बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे स्टेट में लोगों के साथ क्या हो जाते हैं, उनके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि ये इस पर हमारा हक है या हमारा हक है। तो आइए देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द प्लैनेट और इवन विद इन कंट्रीज। This uneven distribution shape human settlement, trade pattern, international relations and conflict too। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे प्लैनेट पर, यहां तक कि हर कंट्री में भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी कंट्री में कुछ चीज ज्यादा है, किसी में कुछ चीज ज्यादा है, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो उस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बच्चों ह्यूमन के सेटलमेंट पर भी, ट्रेड पैटर्न में भी फर्क पड़ता है। इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब किसी चीज में, जैसे हमारी किसी कंट्री से अच्छे रिलेशन होंगे तो वो हमें चीजें प्रोवाइड कराएगा, अगर अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो वो नहीं कराएगा। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं लोगों में, कंट्रीज में। मेनी वार हैव बीन फॉट एंड कंटिन्यू टू बी फॉट टू गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारे वार लड़े जा रहे हैं और कंटिन्यू लड़े जा रहे हैं कि क्या करने के लिए, कि ये नेचुरल रिसोर्सेज पर हमारा हक है। अब देखिए बच्चों, कोई रिसोर्सेज कहीं पर है, अब किसी कंट्री की बाउंड्री है, वो आधा इधर है आधा इधर है, तो वो दोनों क्या करेंगे, वो दोनों लड़ाई करेंगे कि इस पर हमारा हक है या हमारा हक है। इसी टाइप से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फिर वार भी होते हैं, और ऐसा चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। यहाँ पर देखिए एक मैप में दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया है सदर्न पार्ट में। देखिए कोल, जहां पर भी कोल होगा वहां पर ऐसे काला काला बन रहा होगा, ये वाला मार्क बन रहा होगा ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर बच्चों कोल है। अब हमारी अपनी इंडिया की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी प्लेस पर कोल है, किसी प्लेस पर ऑयल है, जहां येलो ट्रायंगल है वहां पर ऑयल है, तो ऑयल सारा इधर वाले पार्ट में है, वेस्टर्न वाले पार्ट में है, और यहाँ गुजरात वाले पार्ट में है। आयरन ओर जहां पर ये पिंक कलर का स्क्वायर है, वहां पर सब जगह आयरन ओर है। और बॉक्साइट है जहां पर ये बन रहा है ऑरेंज कलर का बॉक्स, तो वहां पर बॉक्साइड है। तो ये सारी आपको दिखाई गई है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहीं पर कोई चीज ज्यादा है, कहीं पर कोई चीज ज्यादा है। अब जहां पर जिस चीज का यूज है हो रहा है, मतलब कहीं पर कोई चीज ज्यादा है तो जहां पर कमी होगी वहां पर पहुंचाया जाएगा। तो उस चीज में भी थोड़ी क्या होती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाए गए हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 1.11। इस फिगर को ऑब्जर्व करना है। नोटिस द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर सब जगह क्या है बच्चों, आयरन ओर है, ठीक है।
वहां पर ऊपर नहीं है, गुजरात साइड में वहां ऑयल ज्यादा है, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इंपॉर्टेंट मिनरल का। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन योर रीजन। अब आप देखिए कि आप इस जगह में मतलब यहाँ में इसमें से किसी जगह पर रहते हैं या जिस जगह पर भी रहते हैं वहां पर आपके रीजन में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये चीज आपको बतानी है। हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब आपके प्लेस पर है तो वो और कहां कहां पर है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चीज आपको बतानी है। नाउ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या अपनी क्लास में, ये अपनी क्लास टीचर और स्टूडेंट को बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को। इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल पीपल। जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज है वहां पर इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं। जब इंडस्ट्रीज होंगी तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, काम भी आएगा, उसे करने के लिए लोग भी चाहिए, तो लोकल पीपल के लिए वो काम के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। टाउनशिप ग्रो अराउंड देम, टाउनशिप वहां के आसपास ग्रो होती है। एक्सपेंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स टू, मतलब और लोगों के लिए भी यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। जैसे कोई चीज कहीं पर ज्यादा होती है तो वो क्या करेंगे, वो दूसरी जगह पहुंचाकर वहां पर सेल करेंगे, तो दो और लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है। मोर मॉडर्न फैसिलिटीज दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम एक्सेसिबल। अब जितनी ज्यादा लोगों के पास काम होगा उतनी मॉडर्न क्या होगी, फैसिलिटीज होंगी जो क्वालिटी को इंप्रूव करती है वहां के लोगों की। However, these benefits are often accompanied by cost in the short term as well as in the long term। अब उनको छोटे टर्म्स में भी उनको क्या मिलता है, उसकी बेनिफिट मिलता है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी। We have example from across the world of people living resource rich area। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जहां पर रिसोर्स रिच एरिया है वहां पर जो लोग रहते हैं उनका, who have been displaced। अब उनको क्या होता है बच्चों कि जहां पर जैसे नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा है एक प्लेस पर, तो वहां पर इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी उस नेचुरल रिसोर्स को निकालने के लिए, उसको काम के में लाने के लिए, उसको सही चीज के लिए प्रोवाइड करने के लिए। तो वहां पर लोगों को डिस्प्लेस भी किया जाता है, जो वहां पर लोकल लोग रहते हैं उसमें वहां के लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है उनके घर से। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पर फैक्ट्री बनानी है। डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होम टू फैसिलिटेट सच डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए उनको वहां से डिस्प्लेस भी कर दिया जाता है। इन सम केसेस देयर सेक्रेड प्लेस आर अंडर थ्रेट। इस वजह से कुछ केस में क्या होता है कि उनके जो पूजनीय, सेक्रेड मतलब जो पूजा करने वाले प्लेसेस होते हैं वो भी थ्रेड में आ जाते हैं, जैसे जो मंदिर होते हैं ये सब भी थ्रेड में आ जाते हैं। लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी अगर नेशनल है या इंटरनेशनल है, कोई भी ट्रेड है, दोनों टाइप के ट्रेड होते हैं, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, तो डिपेंड करते हैं वो कि जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, मतलब उस नेचुरल रिसोर्स की जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पर है वो। कंबाइंड विद ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल दीज कैन क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट लाइक द वुड स्टील। अब जो कंबाइन करके मतलब ह्यूमन की नॉलेज को और उसके स्किल को, कितना उनमें नॉलेज है उस प्रोडक्ट को सही से यूज करने की, तो उसी तरीके से वो कुछ यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे वुड स्टील। एज वी नो ट्रेड फ्यूल द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एम्पायर ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेड क्या करता है, फुलफिल करता है एक किसके, लार्ज एम्पायर ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट में। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। यहां पर भी एक दिया है बच्चों, यहाँ पर शेड वाटर टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो वाटर है वो कहां से कहां पर शेयर किया जा रहा है, वो चीज यहाँ पर दिखाई गई है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। सेलेक्ट एनी टू नेचुरल रिसोर्सेज। अब कोई भी दो नेचुरल रिसोर्सेज को आपको सेलेक्ट करना है, तो जो मैप में दिया आप वो भी कर सकते हैं या कुछ भी अदर भी कर सकते हैं। बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो आपको बताई गई हैं या आपको भी पता है। जल्दी से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आप कमेंट में लिख दीजिए, जिससे मुझे भी ये पता चल जाए कि आपको आसानी से समझ में आ रहा है। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर अवेलेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जैसे आपने ले लिया कोल ले लिया, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। कोल ले लिया और आप ऑयल ले लो, ठीक है,
या आप ले लो वाटर भी ले सकते हैं, ये भी तो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अलग अलग पार्ट से इंडिया में कि उस चीज की कहां पर ज्यादा अवेलेबिलिटी है। अगर वाटर ले लिया तो वाटर कहां पर ज्यादा अवेलेबल है, बहुत सारी जगहों पर तो वाटर भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे आपको करना है, मार्क देम ऑन अ मैप, उन प्लेसेस को मार्क करना है मैप पर, जैसे अभी आपको ऊपर दिखाया गया था, वहां पर कोल, ऑयल ये सब मार्क कर रखे थे, आयरन ओर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट दीज डिस्ट्रीब्यूशन? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया उस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में? व्हाट आर द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कनेक्टेड विद देम, और किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी उनसे कनेक्ट हो सकती है। तो ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। आपको कोई भी दो ले सकते हैं आप, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, उनमें से कोई भी दो ले लीजिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि वो कहां कहां पर ज्यादा प्रेजेंट है। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन दोज पार्ट फॉर द करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। अब डिस्कस करना है उसके इम्प्लीकेशन का कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कहीं पर है, मतलब अंडरग्राउंड है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, मतलब उसके एक्सट्रैक्ट कर और उसका क्या फर्क पड़ रहा है करंट लोगों पर, जो अब के लोग हैं, या फिर हमारी फ्यूचर जनरेशन पर, जो अब आगे आने वाले लोग हैं, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे अगर वाटर है, अगर हम वाटर को ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, वो अंडरग्राउंड वाटर है उसको ज्यादा यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, आगे वाली जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं। जब वाटर ही नहीं होगा अंडरग्राउंड में तो क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगे, कैसे हम अपनी चीजों को कैसे हम अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो ये चीजें आपको सोचनी है, ये मैंने आपको सजेस्ट किया है, ऐसे कोई टॉपिक ले सकते हैं। सजेस्ट वे इन विच वी कैन यूज नेचुरल गिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबल वे। तो सेलेक्ट करना, सजेस्ट करना है कैसा तरीका कि हम अपने नेचुरल गिफ्ट को, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमें भगवान जी ने मतलब नेचर ने दी है, तो उसको हम कैसे, उस गिफ्ट को हम कैसे रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करें। अब बताइए बच्चों, जैसे कोई भी चीज है उसको हम थोड़ा थोड़ा जितना कम यूज कर पाए, मतलब जितनी जरूरत है उतना यूज कर पाए, तो हमारी आगे की जनरेशन के लिए भी वो बचेगा। तो एक लिमिटेड मात्रा में, जिससे कि वो आगे अपने आप ही, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, वो अपने आप ही रिस्टोर हो जाए या फिर रिजेनरेट हो जाए, तब तक के लिए हमें धीरे 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 उस प्रोसेस को चलाना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ सारा खत्म कर दें और फिर बैठे रहें कि अब क्या करें, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे आपके घर में जैसे पापा हैं, कि किसी के पापा है, किसी की मम्मी जॉब पर है, तो उनकी सैलरी आती है, अब सैलरी को पूरा मंथ चलाना है, तो ये आप पर डिपेंड करता है, या तो स्टार्टिंग के 5 to 10 डेज में आप पूरी खत्म कर दें, 20 दिन बैठे रहे कि अब क्या करें, अब आपके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, कुछ पीने के लिए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 20 दिन आपको सरवाइव करना पड़ेगा जब तक दूसरी सैलरी नहीं आएगी। तो एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि आप उसको धीरे धीरे थोड़ा 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 जरूरत के हिसाब से खर्च करें, और एंड में आपकी वो रिस्टोर होने वाली है, मतलब फिर से दोबारा आने वाली है, तब तक उसको अच्छे से यूज करें धीरे धीरे, जिससे आपका पूरा मंथ ही अच्छे से जाए। तो इस टाइप से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इस चीज को भी, कि ऐसे ही हमें नेचुरल रिसोर्सेज के साथ भी करना है, वरना वो खत्म हो जाएंगी, और अगर नेचुरल रिसोर्स खत्म हो गई तो हमारी लाइफ बहुत ही किस में आ जाएगी, प्रॉब्लम में आ जाएगी। नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब नेचर का कोई अटेंशन नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल बाउंड्री है, कौन सा स्टेट कहां से शुरू है, कौन सी कंट्री कहां से शुरू है, नेचर को उससे कोई मतलब नहीं है। दिस लीड टू टेंशंस रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस स्टेट एज वेल एज कंट्रीज। अब यही चीज है, ये प्रॉब्लम बन जाती है लोगों के बीच में कि उसको कैसे शेयर करें, मतलब स्टेट वाइज कैसे शेयर करें या कंट्री में कैसे शेयर करें, इसको किसको कितनी मतलब किसी चीज, हर चीज की हर किसी को जरूरत है, एक चीज एक जगह पर होती है दूसरी जगह नहीं होती है, तो उससे क्या होती है, उससे लड़ाई भी होती है। तो ये सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट है उसमें आपके लिए ऑयल भी हो जाएगा, उसमें आपके लिए कोल भी हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए पेट्रोल, सब चीज हो जाएंगी अवेलेबल, ऐसा कुछ नहीं होता। सब चीज कुछ ना कुछ कहीं पर भी प्रेजेंट होती है नेचर में। वन एग्जांपल इज शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर वाटर अमॉन्ग कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुदुचेरी। negotiation and debt management were required to maintain peace and fair sharing। अब ये एक एग्जांपल देख लीजिए पानी का, पानी जैसी चीज जिसको आप क्या सोचते हो कि ये तो ऐसे ही इजीली अवेलेबल होगा, लेकिन पानी जैसी चीज के लिए भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि एक कावेरी रिवर है, वो कहां से कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुदुचेरी, वहां पर से निकल के जाती है। तो वहां के लिए भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी है कि उसको शांति के लिए, मतलब लड़ाई ना हो, इस वजह से उनको मैनेजमेंट करना होगा कि इस पानी को कौन कितना कितना और कैसे यूज करेगा।
ठीक है, इसके लिए भी फेयर शेयरिंग होनी चाहिए, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए भी मैनेजमेंट को देखना पड़ता है। ऑफ कोर्स रीचिंग सच एग्रीमेंट बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज इज नॉट इजी। अब ये तो एक छोटी सी मतलब समझ लीजिए इंडिया के अंदर 4-5 स्टेट की बात है, लेकिन कंट्री में भी ऐसी चीजें होती है कि हर कंट्री में मतलब बाउंड्री है लेकिन आधी इधर है आधी इधर है, तो वो कैसे यूज करें, तो वहां पर भी जो नेबरिंग कंट्री है वहां के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको शेयर करना, उनके लिए मैनेजमेंट करना, उनके लिए प्लानिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर फाइंड आउट अबाउट सच अ कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट, डिस्कस योर फाइंडिंग इन योर क्लास। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कुछ कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका आंसर मैं आपको जब नोट्स प्रोवाइड करूंगी तब आपको पूरे रिटन नोट्स दूंगी, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। तो ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट एक ही चीज को लेना है और उसके बारे में स्टेट मतलब कंट्री में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, किस किस कंट्री में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा उसकी वजह से, तो ये आपको शेयर करना है क्लास में। यहाँ एक फिगर दी है, मैटूर डैम इन तमिलनाडु बिल्ड ऑन द कावेरी रिवर, एक डैम बनाई गई है कावेरी रिवर पर, कावेरी रिवर के ऊपर तमिलनाडु में, ये उसका है। अब हम देखते हैं द नेचुरल रिसोर्स कर्स। अब कर्स कब बन जाती है, अभिशाप कब बन जाता है। आपको पता है हर चीज का एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, एक नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव हमेशा होता है, उसको बैलेंस करने के लिए। तो अगर ये हमारे लिए, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, फोन है, मोबाइल फोन है, वो हमारे लिए यूजफुल भी है अगर हम उसमें काम की चीज देखते हैं, अगर हम उसमें पढ़ाई देखते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कुछ चीज हमारे दिमाग में आती है, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वहां पर हमारे लिए वो काम की चीज भी है। अगर उसी मोबाइल फोन को हम उसका रीयूज करें, मतलब उसको क्या करें, उसको मिसयूज करें, उसमें गेम खेल रहे हैं, उसमें टाइम पास कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो वो टाइम वेस्ट है, तो वहां पर फोन बन जाता है कर्स। क्यों बनता है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, सारा दिन गेम खेलते रहेंगे, तो आपके एग्जाम में मार्क्स भी नहीं आएंगे, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो वो फोन, एक ही सेम फोन हमारे लिए ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है, ऐसे ही नेचुरल रिसोर्स भी है, सेम एज फोन, टीवी भी वही चीज है। तो अगर हम उसको किसी चीज को अच्छे से यूज करेंगे प्रॉपरली तो वो ब्लेसिंग होगा, अदरवाइज वो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा, कर्स बन जाएगा। कैसे कैसे बनेगा, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब अच्छी नेचुरल रिसोर्सेज होने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब हम अच्छे से जिएंगे, अच्छे से हम अपना जीवन जी पाएंगे। सम रीजंस रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज कैन एक्सपीरियंस श्योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ स्टेट में, कुछ रीजन में बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन वहां के लोग फिर भी सरवाइव कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी बहुत ही धीरे धीरे हो रही है, उन स्टेट की ग्रोथ या उन कंट्री की ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रही है, जबकि वहां पर नेचुरल रिसोर्स बहुत है, फिर भी उनकी धीरे धीरे हो रही है। अब फिनोमिनन इकोनॉमिस्ट कॉल द नेचुरल रिसोर्स कर्स और द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी. But very simply, this means that often having plenty of natural resources does not automatically means that a country is rich. आप देखिए, इसका मतलब अगर किसी कंट्री पर नेचुरल रिसोर्स अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री रिच होगी। अब वो अगर सही से यूज नहीं करेगी या फिर कोई और प्रॉब्लम होगी तो नेचुरल रिसोर्स कर्स बन के उसके आगे आएगा, उसको नेचुरल रिसोर्स कर्स से बोलेंगे। फ्रिक्वेंटली इकोनॉमिक आर unable to develop industries that convert the resources into product of higher value. The chapter factors of production in the later part of this book will give you an understanding of this. अब इस बारे में आप कैसे जानेंगे, मतलब किसी कंट्री में कोई चीज ज्यादा है, उसको हम कैसे उसका प्रोडक्शन होगा, क्या क्या उसको, मतलब उसको कैसी किस वैल्यू में बेचेंगे, कैसी इंडस्ट्रीज होगी, ये हम पढ़ेंगे। आगे एक चैप्टर आएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसी बुक में आगे एक चैप्टर आएगा, उसमें हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, इंडिया हैज जनरली अवॉइडेड दिस कर्स बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट आवर ग्रोइंग नीड्स। अब इंडिया है, उसने जनरली इस कर्स को अवॉइड कर रखा है। कैसे,
कैसे कर रखा है? बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज। इन्वेस्ट कर रखा है ऐसी इंडस्ट्रीज में कि जिससे डेवलप हो पाए टू मीट आवर ग्रोइंग नीड। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारी नीड्स भी बढ़ रही है, तो उस नीड को मैच करने के लिए, उस नीड को मीट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ प्लान कर रखे हैं, कुछ इन्वेस्ट कर रखा है जिससे हम उसको अच्छे से यूज कर पाए। Now let's explore what do you think are the different inputs required to enable the use of natural resources available in different geographical area। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि डिफरेंट इनपुट रिक्वायर्ड, क्या क्या डिफरेंट इनपुट रिक्वायर्ड हैं किसके लिए? अनेबल द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका कैसे अलग अलग तरीके से कहां पर यूज हो सकता है, क्या क्या चीजें उसके लिए जरूरी है जिससे हम उसका अच्छे से फायदा उठा पाए, ये आपको पॉइंट कलेक्ट करने हैं। तो इसको नोट्स में हम ऐड करेंगे। However, the challenge of balancing resource extraction with sustainability remain. Understanding and managing natural resources is a valuable starting point, but human knowledge and good governance and strategic planning determine whether they become lasting benefit or temporary windfall. अब कोई भी चीज है बच्चों, कोई भी चीज है, हर चीज बैलेंस मांगती है, ठीक है। ऐसा नहीं है हम किसी चीज को स्टार्ट कर दें, हमें उसको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ही काफी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज अ वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए या मैनेज कर पाए। लेकिन अगर हमारे पास ह्यूमन नॉलेज नहीं होगी, मतलब हमारे पास अच्छी नॉलेज नहीं होगी, स्किल नहीं होगा, अच्छी गवर्नमेंट नहीं होगी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं होगी हमारी अच्छे से लॉन्ग टर्म काम करने के लिए, तो वो नेचुरल रिसोर्स हमारे लिए बेकार होगी। उसको अगर कोई चीज है, उस चीज का अगर हम अभी फायदा उठा पाए या फिर हम उसका लॉन्ग टर्म तक फायदा उठा पा रहे हैं, लंबे समय तक, वो डिपेंड करता है हमारी नॉलेज, अच्छी गवर्नमेंट और हमारी क्या प्लानिंग है आगे के लिए। तो वो हमें पता चलेगा कि ये बेनिफिट है टेम्परेरी या फिर ये हमें बहुत बाद तक भी बेनिफिट देगा। तो हर चीज बच्चों डिपेंड करती है। नाउ रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टोरशिप। नेचुरल रिसोर्सेज का हम अगर रिस्पॉन्सिबल तरीके से अच्छे से यूज करेंगे, वाइजली यूज करेंगे, तो क्या होगा, कैसे हमें यूज करना होगा उसका, वही चीज हम देखेंगे। सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्ड दैट वी रिस्पेक्ट नेचर एंड यूज नेचुरल रिसोर्सेज इन अ वे दैट enable the restoration and regeneration of renewable resources and the responsible and judicious use of non renewable resources। मतलब अगर हमें सस्टेनिंग लाइफ चाहिए अर्थ पर, उसके लिए जरूरत है कि हम अपने नेचर की और उसके अच्छे से रेस्पेक्ट करें और उसको जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से यूज करें कि उसका रेस्टोरेशन, मतलब फिर से वो जल्दी से भर पाए और रीजेनरेट हो पाए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और हमारी जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका बहुत अच्छे से, बहुत ही वाइजली कम यूज करें और उनकी जगह पर अगर हम कुछ चीज और यूज कर सकते हैं तो हम उसको भी ले सकते हैं। साइंटिस्ट स्टडीइंग दैट दीज एस्पेक्ट हैव वार्न्ड दैट द इररिस्पांसिबल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैड लीड टू पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज। साइंटिस्ट की जो स्टडी है, उन्होंने जो स्टडी किया है, उन्होंने बताया है कि अगर हमें वार्न किया है, अगर हम ऐसे ही इररिस्पांसिबल तरीके से रिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट देंगे नेचुरल रिसोर्स को, तो हमारी जो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी और क्लाइमेट चेंज होगा, which has been taking place in an increased pace in recent year, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है आगे आने वाले सालों में। तो अगर हम वाइजली यूज नहीं करेंगे तो हमें बहुत ही लॉस होगा। रेस्टोरेशन एंड रीजेनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे होता है? रेस्टोरेशन और रीजेनरेशन, ये दोनों वर्ड से तो आप फेमिलियर हो गए क्योंकि आपको एक्सप्लेन किया है और कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका रेस्टोरेशन और रीजेनरेशन। हियर आर टू एग्जांपल्स ऑफ हाउ वी आर पुशिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू रीजेनरेट। यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्स है उसको हम, जैसे वो रीजेनरेट या रिस्टोर नहीं हो पा रही है, उससे पहले ही हम उसका कैसे यूज कर ले रहे हैं, उसकी ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए, मेनी फार्मर्स इन आवर कंट्री एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। जो बहुत सारे फार्मर्स है हमारी कंट्री के, ग्राउंड वाटर को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इरिगेशन के लिए। In most states, the extraction rate is greater than the rate of which the water table is replenishment.
प्रेडिक्टेड। अब क्या होता है, मतलब इतनी जल्दी वो ग्राउंड वाटर बन ही नहीं पाता, उस रेट से ज्यादा रेट में वो पानी निकाल ले जा रहे हैं, मतलब पानी नहीं बन पा रहा है और वो सारा पानी ग्राउंड वाटर से निकाल ले रहे हैं। ओवर टाइम दिस डिस्ट्रिक्ट वुड अप लीडिंग टू हायर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इवेंचुअली टू इट्स अनअवेलेबिलिटी। इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर को धीरे धीरे क्या होगा, ग्राउंड वाटर को निकालने में जब ज्यादा नीचे चला जाएगा ग्राउंड वाटर, किसी अगर हम निकालते जाएंगे तो वो ज्यादा गहराई में मिलने लगेगा, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी उसकी एक्सट्रैक्शन की, और कुछ टाइम बाद वो खत्म भी हो जाएगा। इट हैज बीन प्रेडिक्टेड that many of our growing cities will run out the groundwater soon। ये देखा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो हमारी बहुत सारी सिटीज हैं वो ग्राउंड वाटर को जल्दी जल्दी निकाल ले जा रही है और वहां पर वो ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। इनिशिएटिव टू राइज ग्राउंड वाटर लेवल हैव बीन लॉन्च टू रेमेडी दिस। इसके लिए क्या किया गया है, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, रिजर्वेटिंग of ponds and tanks, cutting down on wasting consumption of water, processing and reusing water are some of the strategies attempt। मतलब इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की गई है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को फिर से लाया गया है। जैसे पहले करते थे वाटर को टैंक में, और जो वाटर यूज हो चुका है उसको रीयूज करना, और वेस्टफुल वाटर कंजप्शन, ऐसी बहुत सारी जो पुरानी ट्रेडिशनल चीजें थी उनको फिर से वापस से लाया जा रहा है, जिससे हम पानी को फिर से ग्राउंड वाटर में कलेक्ट कर पाए, मतलब उसको रिस्टोर रिजेनरेट जल्दी कर पाए। सिमिलरली द इम्प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैज लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। अब क्या होता है कि जो इम्प्रॉपर यूज है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, जो पेस्टिसाइड्स का, वो सॉइल की जो उसकी जो सॉइल को खराब कर रही है, उसको डिग्रेड कर रही है, उसकी जो क्वालिटी है उसको घटा रही है। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस कंसीडर्ड सॉइल टू बी पार्ट ऑफ मदर अर्थ। अब जो ट्रेडिशनल पार्ट था, मतलब जैसे यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दी गई है, क्रॉप फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ इंजूडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करने पर जो ये सॉइल है ये भी खराब हो गई है और फसल भी खराब हो गई है। तो यहाँ पर फिर से ट्रेडिशनल फार्मिंग को फिर से लाया जा रहा है, जिससे हमारी जो सॉइल है उसकी जो हमारी जो खासियत थी, वो जो ग्रोथ थी, वो फिर से वापस आ सके। प्रैक्टिस लाइक द यूज ऑफ काउ डंग, उसमें क्या करा जा रहा है कि फिर से प्रैक्टिस हो रही है काओ के डंग का यूज करना, एंड अदर नेचुरल फर्टिलाइजर, जो नेचुरल फर्टिलाइजर है उनका यूज करना। हंटिंग, मल्टी क्रॉपिंग एंड सो ऑन, उसमें मल्टी क्रॉपिंग, तरह तरह की क्रॉपिंग, एक ही उस पर बार बार सेम नहीं क्रॉप को ग्रो करना, अलग अलग क्रॉप को एक साथ ग्रो करना या एक के बाद एक, ऐसे उसको यूज करा जा रहा है। एनेबल होलिस्टिक सॉइल मैनेजमेंट, वी मस्ट लर्न फ्रॉम दीज प्रैक्टिस एंड अप्लाई। अब ऐसी प्रैक्टिस से हमें सीखना चाहिए और उनको अप्लाई करना चाहिए इन आवर करंट सिचुएशन टू प्रिवेंट फर्दर डिग्रेडेशन। इस चीज को, मतलब फ्यूचर में जो चीज हमारे लिए खत्म ही ना हो जाए, उसके लिए हमें पहले से ही करंट सिचुएशन को ठीक करने के लिए ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस अपनानी पड़ेंगी। वी नीड टू रिप्लेनिश एंड रिजुवेनेट आवर सॉइल। हमें अपनी फिर से सॉइल को अच्छा बनाना होगा। अब देखते हैं ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, केसलेट ऑफ पंजाब। एक पंजाब का एक यहाँ पर सीन केस दिखाया गया है कि ज्यादा ग्राउंड वाटर को निकालने से वहां पर क्या हुआ। A crisis has unfolded in the fertile plains of Punjab, where groundwater resources have been severely depleted. Punjab was home of Green Revolution that fed a large proportion of our population and contributed to India becoming self-sufficient in food. अब देखिए पंजाब में बहुत ज्यादा उसको क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब हरित क्रांति में क्या करता है पंजाब, मतलब वहां पर इतनी अच्छी ग्रोथ होती है कि वो जितनी भी पॉपुलेशन है उसके फूड के लिए क्या करता है, सेल्फ सफिशिएंट बनाता है उन लोगों को। लेकिन अब जब उन्होंने ज्यादा फसल ग्रो करी तो उन्होंने ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाल लिया, उसको इरिगेट करने के लिए ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज किया। टुडे द सेम स्टेट फेस इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अब वही सेम स्टेट आज की डेट में फेस कर रहा है क्या चीज, नेचर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म।
अब क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। अब उनको प्रॉब्लम आई, अब वो कैसे इरिगेट करेंगे, कैसे पानी को निकालेंगे, या तो बहुत नीचे होगा तो ज्यादा कॉस्ट लगेगी, जिससे उनकी फसल की कॉस्ट से भी मतलब उसमें कुछ वो बचा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेचर को उन्होंने अच्छे से यूज नहीं किया। हाउएवर दिस कंसर्न इज नॉट पर्टिकुलर टू पंजाब, इट अफेक्ट मेनी अदर स्टेट। ये जो कंडीशन है ये बहुत अदर स्टेट में भी आई है। इन द 1960s फार्मर्स शिफ्टेड टू हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड पेडी। 1960 की बात बताई गई है कि फार्मर शिफ्ट करे, क्या लेके आए, बहुत अदर अलग हाई यील्ड वेराइटीज लेके आए, चावल और गेहूं की। these required more water than the traditional seeds। अब उन सीड्स को, जो ट्रेडिशनल सीड्स थे, उनसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ी। एंड फार्मर बिगिंस टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर टू मीट दिस नीड। अब फार्मर ने क्या किया, ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाला इस नीड को पूरा करने के लिए। इन एडिशन द सप्लाई ऑफ फ्री पावर लीड टू द ओवर पंपिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर। सिचुएशन इज स्टिल prevalent in much of India today. Modern farming techniques are also required to use the chemical pesticide and fertilizers। अब जब उन्हें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ी तो उन्होंने ग्राउंड से ज्यादा पानी निकाला, जितना उससे ज्यादा कि जितना वो बना भी नहीं पाई। अब क्या हुआ, क्या था, उन्हें फ्री सप्लाई मिली, फ्री पावर सप्लाई मिली, तो उन्होंने क्या सोचा कि फ्री का तो पानी है, उसको पंप करके ज्यादा निकाल लिया। तो उससे क्या हुआ कि पानी ग्राउंड में खत्म होने लगा। तो ये सिचुएशन बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट में है। और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से भी रिक्वायर्ड हुई उनको उस पेडी और वीट को ग्रो करने के लिए, जिसमें उन्होंने केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी यूज किए। अब इन दोनों चीजों से क्या हुआ, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर इज दैट द ग्राउंड वाटर लेवल इज अ लार्ज पार्ट ऑफ पंजाब हैज बिकम इनएसेसिबल। अब बहुत सारे इनकी वजह से बहुत सारा जो पंजाब का लार्ज पार्ट है, वहां से ग्राउंड वाटर जो लेवल है बहुत ही डाउन चला गया। इट टिल डेप्थ ऑफ अबाउट 30 meters and the chemicals from the pesticide and fertilizer have dissolved in the groundwater, causing health hazard। अब क्या हुआ कि पानी बहुत ही नीचे चला गया, और जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज किए थे कीड़े मारने के लिए, वो भी पानी ग्राउंड वाटर में मिक्स हो गए। और जो लोग थे जो वो फसल को खा रहे थे या वो जो पानी यूज कर रहे थे, उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ा इशू हो गया। यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर को कैसे निकाला जा रहा है इरिगेशन के लिए। यहाँ वेट पेडी फील्ड, अब ये चावल के जो फील्ड है वहां पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा नीड होती है, तो यहाँ पर पूरा पानी ये वहां पर जा रहा है फील्ड में। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब हैज बीन क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लोइटेशन। ऑलमोस्ट 80%, पंजाब का 80% पार्ट क्या किया उन्होंने, ओवर एक्सप्लोइटेड कर दिया पानी का। इन अदर वर्ड, वी हैव डोन वाटर एट अ रेट मच ग्रेटर देन एट विच रेस्टोरेशन एंड रिजुवेनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज पॉसिबल। मतलब उस मात्रा से ज्यादा पानी निकाल लिया जितना ग्राउंड वाटर बना भी नहीं पा रही थी, रिस्टोर नहीं कर पा रही थी, उससे ज्यादा रेट पर पानी निकाला गया। वी कैन सी दैट food security was ensured for the short term, but a long term consequence will take time and effort to heal। अब हमने देखा कि जो फूड जो आया वहां पर उस ग्रोथ से, उस जो फसल हुई उससे जो फूड आया, वो छोटे टाइम के लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि खाना अच्छी तरीके से हो गया, लेकिन लंबे समय के लिए क्या हो गया, ये प्रोसेस, जो पानी गंदा हुआ, जो पानी ग्राउंड वाटर में नहीं बचा, बहुत डेप्थ तक पहुंच गया, ये एक लंबे टाइम के लिए प्रॉब्लम बन गई और उसको कवर करने में भी टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है डेप्थ ऑफ वाटर लेवल मैप ऑफ पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़। पंजाब और चंडीगढ़ में जो पानी का जो लेवल है वो कैसे कैसे कितना कितना हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डेप्थ ऑफ वाटर लेवल BGL मतलब बियॉन्ड ग्राउंड लेवल 0 to 2, जहां पर ये डार्क ब्लू कलर है वहां पर 0 to 2 पानी अच्छा अवेलेबल है। 2 to 5 में ये थोड़ा लाइट ब्लू है, यहाँ भी सही है। 5 to 10 तक भी सही है ये वाला जो कलर है, लेकिन 10 to 20 मतलब जहां पिंक कलर है वो बहुत नीचे पानी पहुंच गया। 20 to 40 ये ऑरेंज कलर है, ये थोड़ा डार्क कलर है, यहाँ और पानी की कमी है। और लेस देन 40 मतलब 40 मीटर से भी ज्यादा नीचे पानी, यहाँ पर जो डार्क कलर है, ये वाला जो कलर है, यहाँ पर पानी की बहुत ही कमी हो गई। तो ये पूरा मैप दिखाया गया है
जहां पर ये कलर दिए गए हैं, यहाँ पे थोड़ा पानी ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लाइट कलर है, यहाँ पे 5 to 10 है। अब जहां पर ये लाइट पिंक है वहां 10 to 20 मीटर नीचे मिलेगा, और ये वाला जो रेड है वहां पर 20 to 40। अब देखिए कितना सारा पार्ट यहाँ पर पिंकिश है, ब्लू कम है, पिंक ज्यादा है, तो पानी की कितनी कमी हो गई आप देख सकते हैं पंजाब और चंडीगढ़ में। यहाँ एक पिक्चर दी है, ये क्या है, जैसलमेर फोर्ट है राजस्थान में। ये एक मड स्ट्रक्चर बिल्ड इन द 12th century एंड रिफर्बिशिंग लेटर यूजिंग सैंडस्टोन। ये बनाया गया है बच्चों मड से, मड का बना हुआ स्ट्रक्चर है ये, जो आज की तारीख में भी ऐसा ही खड़ा है। मतलब पहले की जो मड थी वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी, अब तो सीमेंट के और इन सब के घर बनते हैं और वो भी टूट जाते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है। अब आप देखते हैं द केस ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट पे आते हैं, सीमेंट से क्या होता है, सीमेंट से हमारी जो अर्थ है उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट। हम इमेजिन नहीं कर सकते, लाइफ को हम इमेजिन नहीं कर सकते बिना सीमेंट के। आवर हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल एंड अदर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड एयरपोर्ट ऑल रिक्वायर्ड सीमेंट। जो भी चीज बनती है, जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं, घर हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट हो, सबको सीमेंट की जरूरत पड़ती है। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। अब जो प्रोडक्शन है, जहां पर सीमेंट बनता है, वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में आता है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि धूल, ये जो सीमेंट के जो ये होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिलीज फाइन डस्ट एंड दैट एंटर आवर लंग्स एंड दोज ऑफ एनिमल्स, डैमेजिंग देम, settle on leaves of plant, decreasing their yield and cause soil and water pollution too। अब उस सीमेंट के पार्टिकल से क्या हो रहा है, वो हमारे सांस से कहां जा रहे हैं, हमारे लंग्स में जा रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग को भी प्रॉब्लम हो रही है। एनिमल्स से भी अब ब्रीथिंग में जा रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। वो कहां जाते हैं, लीव्स पर, प्लांट्स पर जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उन प्लांट्स की, उनको भी डिक्रीज कर रहे हैं। सॉइल में मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, तो सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सीमेंट की वजह से। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज क्रिएटेड गाइडलाइंस फॉर सीमेंट फैक्ट्री टू एंश्योर दैट द पोल्यूशन इज मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। अब जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, CPCB, इसने क्रिएट की है गाइडलाइंस सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए, जो वो इंश्योर कर सके कि या तो पोल्यूशन कम हो, या फिर या तो मिनिमाइज हो, कम किया जा सके, या फिर उसको खत्म ही किया जा सके। In addition, there's a move towards creating alternative materials that reduce pollution। इस एडिशन में ऐसे भी इस तरफ भी जा रहे हैं कि हम कुछ अल्टरनेटिव मटेरियल ला सके सीमेंट की जगह पर, जिससे हम पोल्यूशन को कम कर पाए। These include the use of traditional material like stone and mud। यहाँ पर ट्रेडिशनल मटेरियल यूज करे जा रहे हैं, जैसे स्टोन है, मड का घर बनाया जा रहा है। न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल, प्लांट बेस्ड मटेरियल को यूज करके बनाया जा रहा है। एंड रिसाइकल मटेरियल फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक, और वेस्ट प्लास्टिक से उसको रिसाइकल करके घर बनाया जा सके, तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है जो मड से और इन सब चीजों से बनके तैयार हुआ है। आइए चलते हैं आगे। Traditional material and methods are being combined with modern technological advances to create new materials that are sustainable। मतलब ट्रेडिशनल मटेरियल भी यूज किए जा रहे हैं, वो मेथड भी यूज किए जा रहे हैं, किसके साथ मिलकर, कि जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, कि हम नया मटेरियल बना सकें जो सस्टेनेबल हो। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज लेस पॉल्यूटिंग। जो प्रोसेस है उस चीजों को बनाने का जिससे पोल्यूशन कम हो। प्रोवाइड लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे सके, मतलब उन्हें काम दे सके। एंड इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और उसको क्लाइमेट, उस प्लेस के क्लाइमेट को ध्यान रखकर भी उस चीज का डिजाइन किया जा रहा है। Vriksha Ayurveda is an ancient Indian botanical science that focused on the study and care of plant and trees. The term comes from Sanskrit with Vriksha meaning tree and Ayurveda meaning the science of life or earth। अब ये है Vriksha Ayurveda, ये ancient Indian botanical science है जो पहले यूज होता था। अब इस पर फोकस, इसमें क्या फोकस करते हैं, किसकी चीज में पढ़ने में, कि प्लांट और ट्री की स्टडी करने में, उनकी हेल्थ के बारे में, जो प्लांट्स है उनकी लाइफ और हेल्थ के बारे में जानने के लिए जो साइंस यूज होती है उसको वृक्ष आयुर्वेदा बोलते हैं। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम डेट बैक सेवरल मिलेनिया एंड वाज
formalized in text such as Sarapla's Vrikshayurveda around the 10th century CE. It has elaborate recommendations on the specific plant to be grown on different soil type and provide intricate method for seeds collection, preventions and pre-planting treatment. Irrigation technique are elaborately described with recommendation varying according to plant species, growth state and seasonal condition. अब इसमें क्या बताया जाता है बच्चों? इसमें बताया जाता है कि किस टाइप की सॉइल में किस टाइप के प्लांट ग्रो करेंगे, किस मेथड से हम सीड को लगाएं जिससे ज्यादा ग्रोथ हो, प्री प्लानिंग करना ट्रीटमेंट के लिए, इरिगेशन टेक्निक्स को कैसे हम यूज करें वो डिस्क्राइब किया गया है, और बहुत सारे प्लांट की स्पाइसेस को और कि वो कहां पर ग्रोथ क्या करती हैं, किस सीजन में ग्रोथ करती हैं, ये सारी नॉलेज इस बुक में दी गई है. दिस स्पेसिफाई पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज थ्रू नेचुरल रिपेलेंट एंड प्लांट दैट शुड बी ग्रो टुगेदर. यहाँ पर ये भी बताया गया है जो पेस्ट कीड़े हो जाते हैं जो उसके मैनेजमेंट के लिए कैसे हम नेचुरल रिपेलेंट्स लगाएं, मतलब पेस्टिसाइड और केमिकल को यूज ना करके नेचुरल ही चीजों को यूज करके उन कीड़ों को मार सके, और कैसे कैसे प्लांट एक साथ ग्रो कर सकते हैं वो चीज बताई गई है. दिस फॉर्म द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट्स प्रैक्टिस लाइक क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग टू मेंटेन सॉइल हेल्थ. अब क्या किया गया है, इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वो प्रमोट क्या करता है, जैसे क्रॉप रोटेशन को, क्रॉप की रोटेशन अच्छे से हो, लाइक मिक्स्ड क्रॉपिंग हो कि एक साथ कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करें, किसके बाद कौन सी क्रॉप को ग्रो करें, तो ये सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है. Vrikshayurveda also offer advice on proper method of plowing soil so as to retain soil moisture as well as facilities the growth of living organism in the soil like fungi, bacteria and earthworm. अब ये तीन क्या होते हैं, फंगाई, बैक्टीरिया और अर्थवर्म, ये जो फार्मर है उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं. तो ये क्या करते हैं, प्रॉपर मेथड हमें बताते हैं किसी चीज को उगाने का सॉइल में कि जिससे सॉइल का मॉइस्चर भी खराब ना हो, और जो फैसिलिटेट है ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक जैसे जो सॉइल में रहते हैं इनको वो बनाए रखें जिससे सॉइल और भी फर्टाइल हो जाए. सिक्किम का एक केस है, केस लेट ऑफ फ्रॉम सिक्किम. सिक्किम में कैसे इन्होंने ट्रेडिशनल चीजों का यूज करके फिर से अपनी चीजों को अच्छे से ग्रो करा है ऑर्गेनिक तरीके से. Pema's family farm is in Sikkim faced declining yield and the mounting debts from expensive chemical inputs. अब पेमा की जो फैमिली है वो सिक्किम में रहती है, वो बहुत ही ज्यादा चीजों को फेस कर रही थी कि केमिकल चीजों को यूज करने से उनको इनकम नहीं हो रही थी, चीजें खराब हो रही थी. When the state government announced a policy to promote organic farming throughout the state, Pema's family decided to try. It was not an easy transition initially. The yield dropped as the soil was recovering from years of chemical use. अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक पॉलिसी कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, तो पेमा की जो फैमिली थी उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी ट्राई करेंगे. लेकिन शुरुआत में ये बच्चों बहुत ही मुश्किल रहा, क्योंकि जो मिट्टी थी वो तो खराब हो रखी थी केमिकल से, तो अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो उसको ठीक होने में भी तो टाइम लगता है. कोई भी पर्सन है वो बीमार हो जाता है, उसे भी ठीक होने में टाइम लगता है. ऐसे ही सॉइल है, तो अगर वो खराब है उसको अगर हम ट्रीटमेंट देंगे, अच्छी चीज देंगे, खराब चीज से अच्छी चीज देंगे, तो टाइम होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि उस मिट्टी में तो केमिकल भरे हुए थे, तो उसको सही करने में तो टाइम लगेगा. ऑर्गेनिक फार्मिंग सिक्किम में ये पिक्चर दिखाई गई है. द फैमिली स्विचिंग टू कंपोज्ड प्रिपेयर्ड नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट यूजिंग नीम एंड गार्लिक, द स्टार्टिंग ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स अक्रॉस द ईयर. अब फैमिली ने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, मतलब जो पेस्टिसाइड थे, केमिकल पेस्टिसाइड्स थे, उनको उनकी जगह पर उन्होंने नेचुरल चीजों का यूज किया, जैसे कीड़े भगाने के लिए नीम का, गार्लिक का, उनकी स्मेल से भी भग जाते हैं. तो उनकी अलग अलग टाइप की क्रॉप को ग्रो किया पूरे साल में. आफ्टर अबाउट 5 years, 5 साल के बाद पेमास फार्म वॉज ट्रेवलिंग. अब 5 साल के बाद उनको अच्छा रिजल्ट मिला, उनके जो फार्म था उसमें अच्छा रिजल्ट मिला.
She was able to sell her cardamom, ginger and traditional vegetables at premium price. अब वो able थे कार्डमम, जिंजर और वेजिटेबल्स प्रीमियम प्राइस पर बेचने के लिए. In 2016, Sikkim became a 100% organic state with all of its farmland certified organic. 2016 में सिक्किम पूरा 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका था कि वो केमिकल्स का यूज नहीं करता था, ऑर्गेनिक चीजों का यूज करता था चीजों को उगाने के लिए. द इफेक्ट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल. Local biodiversity flourished with beneficial insect and bird returning. Tourism increased as visitors come to see the organic farming model and farmers income grew by 20% on average. उससे क्या हुआ, जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो भी वहां की अच्छी हुई, जो वहां के बर्ड्स थे, एनिमल्स थे, वो वापस वहां पर आकर रहने लगे क्योंकि उन्हें अच्छी चीजें मिलने लगी. टूरिज्म भी बढ़ा, लोग वहां पर देखने आते थे कि कैसी ऑर्गेनिक, जो वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग है कैसा है, जो फार्मर्स की इनकम है वो भी ग्रो कर गई 20% एवरेज. Today, Sikkim serves as a global model, demonstrating that an entire region can successfully transition to sustainable agriculture practices while improving both ecological and economic outcomes. अब जो सिक्किम है वो क्या बन गया है, ग्लोबल मॉडल बन गया है सबके लिए कि कैसे हम धीरे धीरे अच्छी चीजों का यूज करके अपनी इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स को अच्छा कर सकते हैं. नाउ रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. रिस्पॉन्सिबल तरीके से और जुडिशियस तरीके से हम कैसे अपनी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं. इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल, वी नीड टू एंश्योर दैट वी यूज द रिसोर्सेज सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्ग इनफ for humanity to find more sustainable alternatives. अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात हो गई, यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर आते हैं. तो हमें उनके लिए भी क्या जरूरत है कि हम ये इंश्योर कर पाए कि हम उन चीजों को ऐसा यूज कर पाए कि जिससे वो आगे जब तक वो बन पाए उनको हम इतना धीरे धीरे यूज करें कि, या फिर उनके कुछ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स ढूंढे कि दूसरी चीज से वो काम हो सकता है. एग्जाम्पल के लिए वी नीड टू मेक द स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू एनर्जी फॉर द मिनी पर्पस एज वी कैन. तो हमें स्विच कर जाना पड़ेगा नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ. वो चीज हमें नॉन रिन्यूएबल से मिल रही है, मतलब गाड़ी अगर हमारी पेट्रोल से चल रही है तो वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब बहुत टाइम में जाके बनेगा. लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वाटर से बनाया जाए, और जो इलेक्ट्रिसिटी है घर में सोलर पैनल लगा के उसको बनाया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज किए जाएं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमें सोलर से, सन की एनर्जी तो कहीं खत्म नहीं होने वाली. ठीक है, तो इन चीजों से हम क्या करें, उसको रिप्लेस कर दें, तो जिससे हम आगे के लिए बहुत सारी चीजें यूज कर पाए. अब ये पिक्चर ही देख लीजिए, ये देखिए, ये बनाया गया है, सैटेलाइट इमेज है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन राजस्थान. राजस्थान का कोई सोलर सैटेलाइट इमेज लिया गया है, वहां पर कितने प्लेस पर ये सोलर प्लेट्स लग रही हैं जो सन की एनर्जी से अपनी क्या बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी बना रही है. जो लाइट यूज कर रही है वो सन की एनर्जी से मिल रही है. तो यहाँ पर देखिए ये पिक्चर दी गई है. अब ये है पूरी ये ये क्या है, सोलर फार्म नियर रायचूर कर्नाटक के पास एक सोलर फार्म है. तो यहाँ पर भी सोलर प्लेट्स है, सन की एनर्जी से प्रॉपर चीजें ली जा रही है, मतलब उसका यूज करा जा रहा है क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. अब हम जाते हैं द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडियाज लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी. इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च द इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी. इंडिया और फ्रांस ने क्या किया है, लॉन्च किया है इंटरनेशनल अलायंस सोलर एनर्जी के लिए, IASE 2015 में. कोलिशन ऑफ सनशाइन रिच कंट्रीज कमिटेड टू हार्नेसिंग सोलर पावर. जहां पर सन अबंडेंट प्रॉपर है, अबंडेंट है, वहां पर उन कंट्रीज से क्या किया है, द अलायंस फोकस्ड ऑन द कंट्रीज ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर. जहां पर पूरी साल अबंडेंट सनलाइट होती है, बहुत ज्यादा सनलाइट होती है. इंडिया हैज हेल्प्ड चैनल बिलियन ऑफ डॉलर इनटू सोलर प्रोजेक्ट अक्रॉस डेवलपिंग नेशन, शेयरिंग टेक्निक्स, एक्सपर्टाइज एंड क्रिएटिंग अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस. वहां पर क्या किए गए हैं, यही सोलर प्रोजेक्ट के लिए काम किया गया है. द
द बादला सोलर पार्क इज अ सिंबल ऑफ इंडिया सोलर एम्बिशन। एक बादला सोलर पार्क है, वो एक सिंबल है इंडिया के सोलर एम्बिशन का, डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ अ कंट्री कैन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स टू रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स। ये एक क्या दिया गया है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे हम रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स पर जा सकते हैं। फॉर इंडियन दिस अलायंस रिप्रेजेंट बोथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ये क्या रिप्रेजेंट करती है इंडिया के लिए कि ये जो अलायंस है ये दोनों तरीके से, एनवायरमेंटल के लिए भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। Even as we deal with these issues, we must be mindful that the distribution and access of resource, including basic one like water and clean air, is often unfair of some section of society. इवन एज वी डील विद दीज इशू, जैसे कि हम इन इशू से भी डील कर रहे हैं, ऐसे ही वाटर का और क्लीन एयर का भी अनफेयर है कुछ सोसाइटी में। इन सिटीज मेनी एरिया डज नॉट रिसीव एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारी सिटीज में, बहुत सारे एरिया में वहां पर वो रेगुलर सप्लाई भी नहीं मिल पा रही है उनको पीने के पानी की। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल अफेक्ट्स दोज हु आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दीज हैजार्ड। अब क्या हो रहा है, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वो इंडस्ट्री से और एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल से, जो पेट्रोल इन सबसे व्हीकल से जो धुआं निकलता है, इनसे एयर पोल्यूशन हो रहा है। ये इफेक्ट करता है कि who are unable to protect themselves। अब उनको क्या होती है, इन चीजों से बीमारी होती है एयर पोल्यूशन से, तो वो इन चीजों से भी नहीं बच पा रहे हैं। We must remember our relationship with nature and act as a steward of natural resources toward restoration, regeneration and sustainability। हमें याद रखने की जरूरत है कि हमारी जो रिलेशनशिप है हमारा नेचर के साथ, वो कैसे हमें एक्ट करना है कि जब तक वो चीजें कम है या खत्म होने वाली है, उनको अच्छी तरीके से यूज करना जब तक वो रेस्टोर नहीं हो पाए, रिजेनरेट नहीं हो पाए। द भागवत गीता रेफर टू लोक संग्रह, जो भागवत गीता है, यहां पर एक भागवत गीता की बात भी कही गई है। द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिजायर एंड एक्ट फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल। मतलब हर किसी को सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है, सबके बारे में सोचकर चलना है। अपने बारे में, अगर हमारे पास तो पानी है हम तो यूज कर सकते हैं, किसी के पास नहीं है तो हमें क्या जरूरत है, ऐसा नहीं सोचना है, सबके बारे में सोच के चलना है। हैज द टाइम कम फॉर अस टू कंसिडर दिस सीरियसली। Now, before we move on, natural resources are materials, the substance that occurs in nature and are available to human। Natural resources क्या होती हैं? वो material और substance हैं जो nature में available है और human के लिए valuable है, human being उसका use कर पा रहा है। There are different ways of categorizing resources। अलग अलग वे हैं रिसोर्स को कैटेगराइज करने के लिए। कैटेगरी में बांटा था हमने, जैसे सबसे मेन क्या था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आर यूजफुल कैटेगरीज। The resource curse can be overcome through investment in the development of technology and skills। जो resource curse है, जो अभिशाप है हमारा रिसोर्सेज के लिए, उसको हम कम कर सकते हैं। कब? जब हम इन्वेस्ट करें ऐसे टेक्नोलॉजी और स्किल्स में, उनके डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करके। Now we need to become vigilant about the rate at which we use renewable so as not to overexploit them। Judicious and wise use of non-renewable will enable stretching there for us for a longer period of time। मतलब किसी चीज का हमें अच्छे से यूज करना आ जाए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हमें अच्छे से यूज करना आ जाए, और जो चीजें नॉन रिन्यूएबल हैं उनको हम उनके अल्टरनेटिव ढूंढे या फिर कुछ ऐसी चीज ढूंढे जिनको हम उनको बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर पाए। तो यहां तक बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यहां तक आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट थे कि नोट से पढ़ाइए मैम, पीपीटी से पढ़ाइए, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी वन शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें आप पूरे चैप्टर को एक वीडियो में पढ़ पाएंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।